क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, इसमें है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एन ऑर्गेनिक एसिड, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एन ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। इसका तो फॉर्मूला क्या होगा? भाई एक बात बताइए, जैसे ये क्वेश्चन है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एन ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसी को हम ऑर्गेनिक एसिड बोल देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और हमने जो प्रॉपर्टीज देखी वो देखी इथेनॉल की और इथेनॉइक एसिड की। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर एक एसिड की बात करी जा रही है तो वो इथेनॉइक एसिड हो गया, और जो अल्कोहल की बात करी जा रही है वो अल्कोहल होगा जो इथेनॉल, ठीक है। और राइट द इक्वेशन एंड गिव टू यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मूला। सुन लीजिए, राइट द इक्वेशन एंड गिव टू यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो इन्होंने रिएक्शन तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, कहीं हमने वही रिएक्शन देखा है कि इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH और इथेनॉल C2H5OH, उन दोनों का रिएक्शन कराया तो दोनों का रिएक्शन कराकर क्या आ जाता था, CH3COO C2H5, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इथाइल इथेनोएट। और ये क्या होता है, ये एक एस्टर होता है। और एस्टर के उन्होंने दो यूजेस पूछे हैं, तो किस में यूज होगा देखिए नीचे लिखा भी है, एस्टर इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा है कि खुशबू जिसमें आती है किसी चीज़ की, जैसे मान लीजिए हाँ ये वाली सर ओडोनिल फ्लेवरिंग एजेंट, ओडोनिल को कोई खाता थोड़ी है तो जैसे आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ में चॉकलेट फ्लेवर डाला जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर पूरी चॉकलेट ही है, चॉकलेट फ्लेवर डाल दिया ये, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक काम करिए, मैं इसमें ये जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन हैं इसी पर आ जाइए आप, पेज नंबर 7 पर आ जाइए। शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन एक बार हम देखते हैं कि हमें आता कितना है, आप लोग भी चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट आंसर वाला, पेज नंबर 7, सभी के पास है ना PDF? तो जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन। तो अब इन्होंने 4 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, मतलब 4 इन्होंने इसके पार्ट्स दे रखे हैं, CCl4, CaCl2, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। अब आप एक चीज़ समझिए कि जब हम बात करते हैं कि 1 मार्कर होगा, 3 मार्कर होंगे और 5 मार्कर्स होंगे, तो जो 5 मार्कर है, 5 मार्कर क्वेश्चन देखने में ज़रूर बड़ा होगा लेकिन वो आप कर पाओगे आसानी से, 5 मार्कर मुश्किल नहीं आते। उसके अलावा जो 1 मार्कर है, 1 मार्कर आपने कुछ तो कर लिए और कुछ अगर लास्ट में आपके पास 1-2 मिनट भी कुछ भी मौका अगर आपको मिल गया ना तो आप 1-2 मिनट में उसको आप अचीव कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं से आपको हिंट लगी जाएगा, कुछ बच्चे ही आपस में कानाफूसी करते हैं वही बता देते हैं, कुछ ना कुछ पता चल जाता है। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो होती है 3 नंबर वालों में। भाई आप ये देखिएगा कि वो जो 1 मार्कर्स हैं, 1 मार्कर में आपके 4 या 5 तो आ जाएंगे फिल इन द ब्लैंक, 4-5 आ जाएंगे ट्रू फॉल्स, और 4-5 आ जाएंगे MCQ, और 5 MCQ, 5 अच्छा और 5 आ जाएंगे रीज़न एदर्शन वाले। तो वो कहीं ना कहीं से आप समझ लीजिएगा कि वो जो होते हैं 1-1 नंबर वाले, 1-1 नंबर वालों में जनरली बच्चों के नंबर आ जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो प्रॉब्लम है 5 नंबर वालों के साथ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन आएगा। जो 3 नंबर वाले हैं वही सबसे मुश्किल है, तो पहले वही देखते हैं। जैसे इन्होंने पूछा व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन ये पूछ रहे हैं तो आपको बस एक चीज़ देखनी है, formed by the sharing of electrons. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एलिमेंट्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ये हो गया। उसके बाद ये बोल रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन। अब फर्स्ट पार्ट देखिएगा, इन्होंने क्या दिया, CCl4 CCl4, तो कौन सा एग्जिस्ट करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट कर रहा है इसमें मैं बताता हूँ। जैसे आप ये देखिएगा कि कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो वो भी शेयरिंग से ही बनाता है, ठीक है, वो भी शेयरिंग से ही बनाता है, कार्बन हमेशा शेयर करेगा। उसके बाद जो क्लोरीन है, क्लोरीन एनायन बनाता है, तो शेयरिंग वाला बॉन्ड हमेशा बनता ही उनके बीच में है जो एनायन हो, हमेशा एनायन और एनायन के बीच में बनेगा। और कार्बन जो है ना तो वो कैटायन बनाता ना वो एनायन बनाता, लेकिन कार्बन का सबको पता है कि कार्बन शेयरिंग ही करता है। तो इसका मतलब एक का तो पता ही है कि ये तो शेयरिंग करेगा ही करेगा, और जो क्लोरीन है उसकी वैलेंसी 1- होती है,
तो एनायन और एनायन मतलब जिन दोनों को ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, नॉन मेटल्स ही आपस में जुड़कर जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो सी है और Cl है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। सेकंड देखो CaCl2, ये सब आयनिक हो जाएगा। बिल्कुल सही, CaCl2, इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बन गया तो ये हमारे काम का नहीं है। उन्होंने पूछा है कि कोवेलेंट कौन कौन सा कंपाउंड बना रहा है। कैसे पता चला कि ये आयनिक बना रहा है? कैल्शियम की वैलेंसी, कैल्शियम की वैलेंसी 2 क्या 2 प्लस, बिल्कुल सही, तो ये कैटायन है। और क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस, तो कैटायन और एनायन जब जुड़ते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है। उसके बाद थर्ड देखिए CH4, ये तो मीथेन ही हो गया, कोवेलेंट ही होगा। CH4 मीथेन, तो कोवेलेंट ही बनेगा। कोवेलेंट, ठीक है। अच्छा, कार्बन का कोई भी कंपाउंड आ जाए सोचना ही नहीं, सीधा कोवेलेंट। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन की शुरुआत में प्रॉपर्टी देखी, एक तो कार्बन कैटेनेशन शो करता है, ये कार्बन की प्रॉपर्टी। दूसरा कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, ये उसकी प्रॉपर्टी। और तीसरा कि कार्बन जो है वो हमेशा 2 एलोट्रॉप्स में पाया जाता है, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। एक तीसरा भी है बकमिंस्टर फुलरिंग, वो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो बता देना, लेकिन जनरली क्वेश्चन अपने आप से नहीं पूछते वो उसके बारे में। अगर उन्होंने पूछ दिया ना कि कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बताइए तो तीसरी फॉर्म भी बताना, बकमिंस्टर फुलरिंग भी बताना, लेकिन अपने आप से बकमिंस्टर फुलरिंग पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इस वजह से मैंने भी कुछ आपको ज़्यादा सर डिटेल यही नहीं क्वेश्चन बताया। अगर 2 मार्क्स का था तो बताना है बकमिन और उसका डेफिनेशन भी कुछ देना है। हाँ बता देना। उसके बाद देखिएगा फोर्थ दे रखा है NH3। ये C6 तो होता है ना। NH3 भाई ये बता दो NH3 क्या करेगा, मुझे बता दीजिए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन का 5 है ना। नाइट्रोजन क्या करेगा? एनायन बनाएगा, कैटायन बनाएगा, ये बता दो। एनायन एनायन बनाएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी बोलो। -3। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 माइनस हो गई। और जो हाइड्रोजन है, माइनस हाइड्रोजन की कभी 1 -1 होती है, +2 कभी 1 चलता है। कभी +1। अच्छा, अगर 1 भी होती, मान लो +1 भी होगी इसकी वैलेंसी, इसकी तो -3 होगी ना, मान लो +1 भी होगी, यानी कि कैटायन भी होगा, तो क्या कैटायन बाद में लिखा जाता है? नहीं ना, तो कैटायन तो पहले ही लिखा जाता है। इसका मतलब भाई ये भी एनायन है, ये भी एनायन है। मोरोवर दोनों के दोनों गैसेस हैं, तो गैसेस के बीच में बनने वाला बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, तो ये भी कोवेलेंट ही होगा। कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा यहाँ पर भी। बताइए जी, समझ गए? अच्छा, और इसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसमें ना जैसे आप सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका, तो सॉल्यूशन में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्होंने क्लियर दे रखा है। जैसे व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो बाजू में आप देखना ब्रैकेट में 1 करके लिखा हुआ है, मतलब 1 नंबर तो इसका हो गया, और फिर ये जो चारों है आधा 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 नंबर इसका हो गया, तो 2 नंबर के ये हो गए, 1 नंबर की डेफिनेशन हो गई। भाई डेफिनेशन बनाकर मत लिखना, जितनी भी डेफिनेशन आपके नोट्स में अवेलेबल है उनको आपको लर्न करना। डेफिनेशन कभी बनाकर नहीं लिखनी, जैसे लास्ट टाइम मैंने देखा रेसिस्टेंस में सब डेफिनेशन बना कर लिख रहे हैं, रेसिस्टिविटी को एक्सप्लेन करने में लगे पड़े हैं। डेफिनेशन बनाकर मत लिखिएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, चूज द काइंड ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स: पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक सल्फाइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्योंकि हमको पता नहीं है, बहुत कॉमन कंपाउंड नहीं है, तो उन्होंने ब्रैकेट में दे दिया PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। 5 भी होते हैं ना, फर्स्ट 5 भी होता है। तो आप ये देखिएगा पोटेशियम क्लोराइड KCl। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं पूछी, उन्होंने बस ये बताया है कि आप ये बता दीजिए जो कंपाउंड्स दे रखे हैं उसमें टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा होगा। तो पहला देखिएगा पोटेशियम क्लोराइड क्या है? KCl। तो भाई K की वैलेंसी क्या होती है? 1+, है ना, इसी से हो गया क्लियर, आयनिक है, आगे कुछ सोचना ही नहीं। क्योंकि अगर कहीं पर कैटायन है ना, वो कैटायन के साथ कभी जुड़ेगा ही नहीं, कैटायन जुड़ता ही एनायन के साथ है, तो अगर कैटायन मिल गया तो भाई आयनिक है, फिर कोवेलेंट नहीं बनेगा। समझ गए? ठीक, पहला। उसके बाद अगला आता है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? MgO। तो भाई मैग्नीशियम साफ दिखाई दे रहा है, 2+ आयनिक। उसके बाद अगला देखिएगा, सर Cl और Cl करके कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं ना? कौन सा? Ca और Cl? Cl। नहीं,
जो कैल्शियम है, कैल्शियम का प्लस होगा नहीं तो सर, आयनिक ही सिर्फ Cl, दो Cl हो सर। हाँ तो वो तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो सर वो तो दो सेम चार्ज अगर अट्रैक्ट कैसे हो गए दूसरे के साथ? क्योंकि हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनता ही नेगेटिव नेगेटिव के बीच में है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो अट्रैक्ट नहीं हुए, उन्होंने शेयर करा है ना। भैया आप ये देखिए, क्लोरीन का 17 है एटॉमिक नंबर, सभी बच्चे सुनना ध्यान से, क्लोरीन का 17 है, तो 17 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, आउटर मोस्ट शेल में 7 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये Cl है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक दूसरा क्लोरीन ले आओ, उसका भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। दोनों ने कहा कि भाई मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसने बोला मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो दोनों को ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उन्होंने कहा कि भाई चल अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हम शेयर कर लेते हैं। और वो जो शेयरिंग करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, वो ये बोलेगा कि मेरा भी है, ये बोलेगा मेरा भी है, दोनों का बराबर आ गया शेयरिंग पर। तो ये ऐसे हो गया कि Cl इधर वाले जो 6 हैं वो टोटली इसी के हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। ऐसे ही इसके भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये टोटली इसके हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने बीच में रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने बीच में रख दिया, तो ये जो एक पेयर बना ये कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बीच का, ठीक है। तो एक पेयर है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। उसके बाद अगला देखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के बाद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H आ गया तो टाइम हो गया। H2SO4 सुनिए, अब यहाँ पर H की वैलेंसी होती है 1+ और SO4 की वैलेंसी होती है 2-, ठीक है। तो H जो है, H की मर्जी है, H की मर्जी है, कभी भी कुछ भी शो करेगा, तो इधर 1+ और इधर 2- है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी आयनिक। उसके बाद अच्छा, ये इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड जो है आयनिक और कोवेलेंट दोनों में डाल रखा है, अभी बताऊंगा क्या है। उसके बाद देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH, और NH4 की वैलेंसी होती है 1+ और OH की वैलेंसी होती है 1-, आयनिक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बाद दिया जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड होता है ZnS, Zn की वैलेंसी 2+, S की वैलेंसी 2-, आयनिक। उसके बाद दिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है PCl3, आयनिक। अब इनका आंसर देखिए, जो इन्होंने आंसर दे रखा है, आंसर में इन्होंने, रुक जाओ जरा, आंसर में देखिएगा, आंसर में इन्होंने दे रखा है, 1 मिनट, सही PCl3 का कोवेलेंट होगा, इसका कोवेलेंट होगा, क्योंकि फास्फोरस की वैलेंसी भी 3- होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1- होती है, तो दोनों एनायन कोवेलेंट बनाएंगे, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिएगा इनका आंसर देखिए, आयनिक बॉन्ड में इन्होंने डाला पोटेशियम क्लोराइड KCl, दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी आयनिक, और जिंक सल्फाइड, ये भी आयनिक में इन्होंने डाला। अच्छा, उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH को इन्होंने डाला है बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, वो इनका गलत है, हमारा सही है। NH4 की वैलेंसी हमेशा 1+ होती है, कभी भी माइनस हो ही नहीं सकती, तो वो कभी भी वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये इन्होंने यहाँ पर गलत लिख रखा है। हाँ, जो सल्फ्यूरिक एसिड इन्होंने लिखा है बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट, वो इनका सही है। हमने सल्फ्यूरिक में सिर्फ आयनिक लिखा है, लेकिन ये कोवेलेंट भी बनाएगा, कैसे बनाएगा देखिए, सर उसी जब हाइड्रोजन माइनस बता रहा हूँ। जैसे SO4 है, तो SO4 की वैलेंसी 2- है, 2- का मतलब क्या है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर से, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, कम है इसके पास, तो इसका मतलब SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट है ही 1 इलेक्ट्रॉन टोटल, ठीक है, और जो दूसरा हाइड्रोजन है इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आ गए, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए सल्फेट को, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये दोनों ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिया, तो ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में। तो H2SO4 जो है, और वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हुआ, वो सिर्फ इस वजह से हुआ, इस हाइड्रोजन की वजह से, सिर्फ इस हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये वैसा पलटू राम है, ये कभी भी आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ये कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कभी भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कभी भी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इस वजह से, ठीक है। उसके अलावा जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला है वो हमारा ठीक है, वो इनका गलत है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमेशा आयनिक ही बनाएगा, ठीक है जी। चलें आगे। अच्छा, अब अगला देखते हैं, सर
हाँ जी हाइड्रोजन एक एक्सेप्ट कैसे कर पाएगा क्योंकि उसके पास एक ही है, हाँ। ठीक है, और सामने वाला अगर एक दे रहा है तो दोनों पे इक्वली वो तो गए दो, एक ही है, दो ही तो चाहिए पहली शेल में, चलो मतलब वो हेडिंग थोड़ा कर रहे हैं तो अलग से कर रहा है। है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में देखिए क्या दे रखा है, अ कंपाउंड हैज द फॉर्मूला H2Y, कंपाउंड हैज द फॉर्मूला H2Y। अच्छा, Y इज इक्वल टू नॉन मेटल, ये दे रखा है कि Y एक नॉन मेटल है। अच्छा, फिर वो बोल रहे हैं द स्टेट द फॉलोइंग, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Y, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Y। 6 होगा तभी तो H2 होगा। हाँ, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो सकती है भाई उसका, क्योंकि इन्होंने कंपाउंड दे रखा है H2Y और इन्होंने बोल दिया कि Y एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है मतलब एनायन है, इट इम्प्लाइज दैट H की वैलेंसी 1 प्लस Y की वैलेंसी 2 माइनस, H की वैलेंसी बल्कि अभी 1 ही लिखो क्योंकि कुछ नहीं पता ये कोवलेंट ना बना बैठे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी 1 प्लस नहीं लिख रहा मैंने, बस 1 लिख दिया कि 1 दे भी सकता है 1 दे भी सकता है कार्बन की तरह। तो आप ये देखिएगा कि H जो है, H को तो मैंने 1 लिख दिया, Y की वैलेंसी 2 माइनस है, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने बोला है कि Y एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा एनायन बनाएगा यहाँ तक। इसके बाद देखिए द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Y की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताइए। 6। Y has 6 electrons in outermost shell, in outermost shell, outermost shell में 6 ही होंगे तभी तो उसको 2 चाहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आउटरमोस्ट शेल में 0 हो जाए। भाई पहले शेल में ही तो स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, पहले शेल में ही तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो कि भाई तुम मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो बाहर से लाकर, मेरे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं खाली बैठा हुआ हूँ, है ना। तो आप एग्जिस्ट ही कैसे कर रहे हो जब आपके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो उसको चाहिए होंगे दैट विल बी आइदर रिक्वायर्ड इन सेकंड शेल या थर्ड शेल या फोर्थ शेल, किसी भी और शेल में होंगे, फर्स्ट शेल में नहीं होंगे। तो अगर सेकंड शेल में भी है तो आउटर मोस्ट में 6 होंगे, तभी तो 2 मिलकर 8 बनेंगे। तीसरा होगा तो भी आउटर मोस्ट में 6 ही होंगे, तभी तो 2 मिलकर 8 बनेंगे, तो 6 हो गया इसका आउटर मोस्ट शेल। उसके बाद ये बोल रहे हैं द वैलेंसी ऑफ Y की वैलेंसी 2 माइनस है ही। उसके बाद थर्ड देखिए द बॉन्डिंग प्रेजेंट इन H2Y। तो अब इन्होंने क्या बोला, एज बॉन्ड फॉर्मेशन इज थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ बोथ द एटम्स and in this way both atom attain noble gas configuration, this type of bonding is called covalent bonding। इन्होंने कोवलेंट बोल दिया यहाँ पर, ठीक। तो कुछ भी बोल सकते हो आप, आयनिक भी बोल सकते हो, आप आयनिक भी बोल सकते हो। रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ पर H डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है। इन्होंने क्या करा है, जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन कर दिया, कोवलेंट बॉन्ड क्या है। थर्ड का आंसर इनका बिल्कुल अच्छा नहीं है, इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड एज वेल एज आयनिक बॉन्ड, कुछ भी बना सकता है, समझ गए, क्योंकि हाइड्रोजन है ना यहाँ पर इन्वॉल्व। ऐसा ही यहाँ पर देखिए जैसे H2SO4 है, हाँ अगर वो क्वेश्चन 2 नंबर का होता है रीजन भी लिख देना कि हाँ रीजन लिख देना, रीजन लिखने में तो आलस करना ही, वो तो लिख देना। देखो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में तो एक लाइन से ज़्यादा का आंसर बनता ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आप ये देखिए जैसे यहाँ पर था H2SO4, तो H2SO4 में आयनिक भी बन रहा था बॉन्ड और कोवलेंट भी बन रहा था। तो अगर कहीं पर H आ जाता है तो आप आयनिक एज वेल एज कोवलेंट लिख सकते हैं, समझ गए मेरी बात, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, गिव आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच हैज़ अ 2-dimensional लेयर्ड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स। एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंसिस्टिंग ऑफ 2-dimensional लेयर्ड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स। डायमंड भी ग्रेफाइट होगा, हाँ। इसमें ऐसा होता है कि वैसे तो स्ट्रक्चर सिलेबस में है नहीं, देखिए स्ट्रक्चर बता देता हूँ।
हमेशा याद रखिएगा कि जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके का बनता है वो देखिए। और जो लिखा हुआ ना फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स, फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स का मतलब ये, बेंजीन ना एक ऐसा कंपाउंड होता है, जैसे यहाँ कार्बन है, इधर भी कार्बन 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 कार्बन। तो कार्बन में 6 कार्बन एटम्स ने एक रिंग बना ली, इधर देख लें, 6 कार्बन ने एक रिंग बना ली। तो अब इसमें होता क्या है कि हर एक के साथ एक एक एच आ जाता है, एच 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 और एच। तो अब अगर मैं हर एक कार्बन एटम की बात करूँ, मान लो मैं इस कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ, तो ये कार्बन एटम जो है ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड बना रहा है। तो 4 बनने चाहिए, 4 बनने चाहिए, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इस कार्बन की बात करें तो 2 तो इधर बन गए, 1 इधर और 1 इधर, 4 बन गए, सेटिस्फाई हो गया। फिर ये जो कार्बन है ये 1 2 और 3 बना रहे हैं, तो अब क्या होगा, ये इधर बना देगा एक डबल बॉन्ड। इससे होगा क्या कि भाई इस कार्बन के 1 2 3 4 होगा सेटिस्फाई, इस वाले के 1 2 3 4 हो ही चुके थे सेटिस्फाई। अब इस पर आ जाओ, 1 2 3 4 सेटिस्फाई हो गए। अब ये जो कार्बन है 1 2 3 ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये इधर डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे इसके, तो ये आगे वाले के साथ बनाएगा डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 हो गए। और अब इसको भी देख लो, तो 1 2 3 4 ये ऐसे हो गए। मतलब बेंजीन में क्या होता है, वैसे बेंजीन जो है ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आता है, जो कि सिलेबस में इस साल नहीं है, ठीक। लेकिन क्यों बता रहा हूँ इसको मैं, क्योंकि ग्रेफाइट और जो डायमंड है उसके स्ट्रक्चर में इन्होंने बोला है कि फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स। फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स मतलब बेंजीन रिंग्स फ्यूज हो रखी है, मतलब चिपकी हुई हैं आपस में, बॉन्ड पर बॉन्ड बॉन्ड पर बॉन्ड बनते जा रहे हैं और वो जुड़ जुड़ कर बहुत लंबी चेन बना लेता है। अब क्या है कि जब मैं बात करता हूँ ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ऐसे। ये क्या हो गया, ये एक हेक्सागन बन गया। तो ये हेक्सागन जो है, यहाँ पर तो हेक्सागन रखा हुआ था सीधा, और यहाँ पर हेक्सागन ऐसा रखा हुआ लेटरल, मतलब ऐसे हमने इसको हॉरिजॉन्टली इसको ऐसे लिटा रखा है, ठीक। अब हमने क्या कहा कि दूसरा एक बेंजीन आता है, तो इनका ना, इनकी ज्वाइनिंग इस तरीके से होती है आपस में, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ लीजिए जैसे कि हेक्सागन की शेप की एक प्लेट रखी हुई है, उसके ऊपर दूसरी प्लेट फ्यूज कर दी जाए, तीसरी चौथी पांचवी छठी ऐसे लगा दी जाए, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है ग्रेफाइट में कि एक जो इलेक्ट्रॉन, मतलब एक जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड को फ्री छोड़ दिया जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है ग्रेफाइट में। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसी की वजह से ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये जो स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, तो ऐसा होता है लेटरल स्ट्रक्चर। और जब हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। सर कुछ ऐसा होता है कि कितने कार्बन एटम होते हैं? 6 की रिंग्स बनती है, और कितने भी बन सकते हैं? कितनी भी इनफाइनाइट बनेगी, वो तो डिपेंड करेगा कि डायमंड का साइज कितना है, डिपेंड करेगा ग्रेफाइट कितना बड़ा टुकड़ा है ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये ऐसे जुड़ेगा, फिर इसके पीछे की तरफ ऐसे एक बाजू में जुड़ जाएगा, है ना। तो जो डायमंड है, डायमंड तो इस तरीके से, मतलब डायमंड तो ऐसे आपका फ्रंट व्यू जुड़ेगा, और जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट लिटरली जुड़ेगा इस तरह से। तो हमें ना 2-4 शब्द देखने होते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच हैज़ अ 2-डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स। तो जैसे उन्होंने लेयर्ड स्ट्रक्चर बोल दिया, तो लेयर पर लेयर ग्रेफाइट की लगती है, तो फर्स्ट हो गया हमारा ग्रेफाइट, समझ गए, ठीक। सेकंड देखिए, एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच लुक्स लाइक अ सॉकर बॉल। सॉकर बॉल मतलब फुटबॉल की बॉल की जैसे, तो उसी लिए उसको बकी बॉल भी बोल देते हैं, बकिंस्टरफुलरीन, ये हो गया। फिर थर्ड देखिए, एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच कंटेन्स बोथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। एक एलोट्रॉप कार्बन का जो सिंगल और डबल बॉन्ड्स जिसमें दोनों होते हैं वो आपको डायमंड हो गया भाई वो। 1 मिनट, सॉरी, ये ग्रेफाइट को दिया है। सर ये सर आपके ये स्ट्रक्चर भी देख लो, ये डबल बॉन्ड भी इसमें तो है ही, डबल बॉन्ड तो डायमंड में भी आ रहा है ना। ये थर्ड वाला कंफ्यूजिंग है। इसमें दोनों डबल और सिंगल बॉन्ड आ गए, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं, सबकी बॉन्डिंग हो तो गई।
तो फिर वो ग्रेफाइट कैसे हो गया? जब सभी की बॉन्डिंग हो गई, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो तो डायमंड होगा ना। तो इस वजह से मेरे हिसाब से ये डायमंड होना चाहिए, गलत लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन मैं अभी 99% श्योर हूँ, बाकी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, डायमंड ही है लास्ट वाला, थर्ड वाले का आंसर डायमंड है। उसके बाद 5th देखते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्दो दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। डायमंड और ग्रेफाइट की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं और दोनों कार्बन के ही बने हुए हैं। नेम दिस रिलेशनशिप बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, गिव द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप ऑल्सो। सर गूगल में भी ग्रेफाइट ही बता रहा है। एक्सप्लेनेशन बताओ ना क्या है। अब ग्रेफाइट इज एन एरोट्रॉप ऑफ यही है, बिटवीन कार्बन। अच्छा बोर्ड सिंगल एंड डबल बॉन्ड के लिए एक पार चलो मैं स्ट्रक्चर देखकर बताऊंगा आपको, उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर देखकर बताता हूँ, गलत तो नहीं लिखा होगा क्या यहाँ पर? डिटेल में सर इसमें पूरा डिटेल दे रखा है। दिखाइए। पूरा साइड हो जाता है तो नहीं मिल जाता, पूरा ऑनलाइन पढ़ रहा था। हाँ मैं तो ऊपर ऊपर का बता रहा था। पता है ये फिर अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ग्रेफाइट एंड फुल रिंग। देखो इसमें इन्होंने दोनों का बोल रखा है, सिंगल और डबल बॉन्ड। और जबकि हमने जो देखा था वहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही थे फुल रिंग में, वहाँ पर डबल बॉन्ड थे नहीं। तो जो पहले वाला आपने दिखाया था सिंगल और डबल बॉन्ड वाला, फुल रिंग मतलब वही बकनेस्टर, तो जो पहले वाला दिखाया था वो एक बार को मैं मान सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक करके फिर बताऊँगा, ठीक है। और चेक करने का तरीका एक ही है भाई, लखमीर सिंह, उसी के आंसर सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है। मैं एक बार देखकर बताता हूँ। लॉसिंग मिला है। छोड़ो अभी आप लोग क्यों टाइम खराब कर रहे हो, मैं देखकर बता दूंगा। अच्छा देखिए भाई, अब ये बोल रहे हैं कि डायमंड एंड ग्रेफाइट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, ऑल्दो दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, दोनों ही कार्बन के बने हुए होते हैं, प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग होती हैं। उसके बाद नेम दिस रिलेशनशिप बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को एलोट्रॉपी बोलते हैं, क्योंकि दोनों जो हैं एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं, है ना। अच्छा अब वो बोल रहे हैं कि गिव द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप ऑल्सो। तो बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या है कि कार्बन जो है वो ग्रेफाइट के केस में क्या होता है कि 3 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा रहता है और एक जो है वो फ्री छूट जाता है उसमें, ग्रेफाइट के केस में। और डायमंड में सारे के सारे आपस में जुड़े होते हैं, तो डायमंड जो है डायमंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसी वजह से डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आंसर देखते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्डिंग इन बोथ द एलोट्रॉप्स वेरीज। दोनों एलोट्रॉप्स में कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग जो है वो अलग अलग तरीके की होती है। Diamond is hard because in it one carbon atom is bonded with 4 other carbon atoms with strong covalent bond, while graphite is soft in which each carbon atom is joined to 3 other carbon atoms by strong covalent bonds to form flat hexagonal rings. The various layers of carbon atoms in graphite are quite far apart so that covalent bonds can exist between them. The various layers of carbon atoms in graphite are held together by weak van der Waals forces. They can slide over one another. तो क्या होता है कि उनके बीच में ग्रेफाइट के जो अलग अलग एटम्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि उनके बीच में एक कार्बन एटम जो है वो अनबॉन्डेड रह जाता है। और जो ये वैन डर वाल्स क्या है? वैन डर वाल फोर्सेस जो है ना, ये अगेन साइंटिस्ट के नाम पर है। ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ही वैन डर वाल फोर्सेस बोल देते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि चेयर है, टेबल है, तो चेयर की तरह ही क्यों है, टूट क्यों नहीं जाती? तो वो इस वजह से नहीं टूट जाती क्योंकि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपस में एक दूसरे को पकड़ कर बैठे हुए हैं। वहीं अगर हम कहें कि कोई पानी का कोई स्ट्रक्चर है, उस पर कोई बैठने की कोशिश करे वो तो गिर ही जाएगा, क्योंकि पानी का स्ट्रक्चर है। समझ गए कि नहीं भाई? पानी का स्ट्रक्चर समझ लीजिए इस तरीके से कि एक तरफ से कहीं से फाउंटेन से पानी ऐसे गिर रहा है, कहीं से फाउंटेन से पानी ऐसे गिर रहा है, तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे को, फ्लैट जैसे कि कोई चेयर बनी हुई हो।
तो उस पर अगर आप बैठेंगे तो आप गिर ही जाएंगे, उसमें अगर आप हाथ डालेंगे तो हाथ डूब ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। उसी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को वैन डर वाल फोर्सेस बोल देते हैं, ठीक है। आपको वो पर्टिकुलर शब्द यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं, है ना, पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद देखिएगा वैन डर वाल, VANDER, वेंडर और वॉल फिर हम बक्कर पर लिख जाएंगे वहाँ जाके। उसके बाद देखिएगा मेंशन 4 डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्वेश्चन अगेन जो है ये इनका खुद का ही बनाया हुआ क्वेश्चन है कि मेंशन 4 डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में हमें डिफरेंस बताइए। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड में सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था ना। सैचुरेशन हाँ, ये उसमें दिया हुआ है पहले एक बार। सैचुरेटेड की ही हमने प्रॉपर्टीज देखी हैं सारी, अनसैचुरेटेड हमने करा ही नहीं है। सर वही कम करता हाँ, अनसैचुरेटेड में हमने सिर्फ एल्कीन्स और एल्काइंस करा है, बस इतना ही करा है। बाकी एल्कोहल, हेलो एल्केन, ये जितने भी हैं सब सैचुरेटेड के ही पार्ट है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है, ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज आल्सो प्रेजेंट। फिर सैचुरेटेड में क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स, और अनसैचुरेटेड में क्या है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ये हमने देखा था किसमें, हाइड्रोलिसिस में, ठीक है। उसमें था क्या, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन में हमने देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन हमने देखा अनसैचुरेटेड। तो उसके बाद देखिएगा थर्ड है इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस दे रखा है। इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम हमने देखा था, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनका ब्लू फ्लेम निकलता है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट बर्न्स विद सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब काला धुआं जिसमें से निकले वो वाला। और फोर्थ है लेस रिएक्टिव, और इसमें इन्होंने अनसैचुरेटेड का दे रखा है कि हाईली रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। उसके बाद एक चीज़ पूछनी है सर, इसका ये फ्रीडम लैंग है, हाँ, इसमें लगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम, और फिर अनसैचुरेटेड में लिखा हुआ है कि वो येलो या फिर ब्लू देगा। अनसैचुरेटेड येलो देगा, येलो या ब्लू, येलो या ब्लू नहीं, सिर्फ येलो ये देगा। लिखा हुआ है कि सैचुरेटेड का फर्स्ट का आंसर क्लीन है, सेकंड का अनसैचुरेटेड के लिए येलो और ब्लू है। सैचुरेटेड में तो आप इसमें ब्लू लिख सकते हैं सीधा। इसमें से क्लीन लिखा है, क्लीन फ्लेम। क्लीन का कुछ नहीं होता, क्लीन का कुछ नहीं, वो ब्लू को इन्होंने क्लीन लिखा हुआ है, ब्लू लिखेंगे। देखो आगे एक्सप्लेन भी कर रखा है मैंने, यहाँ पर तो क्लीन लिख दिया, क्लीन लिख दिया, और यहाँ लिखा है when the oxygen supply is sufficient the fuels burn completely producing a blue flame। ये लिख दिया इन्होंने, खुद ही लिखा है, और यहाँ क्लीन लिखा है इन्होंने। और in the insufficient supply of air the fuels burns incompletely and produce yellow flame। तो खुद ही लिख रहे हैं पहले ब्लू और येलो, और ऊपर लिख रहे हैं क्लीन, येलो और ब्लू। क्लीन वो वैसे ही लिख दिया इन्होंने, ठीक है। नीचे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। अच्छा, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एंड इथीन। कर लेंगे, है ना। ये 2013 में आया क्वेश्चन। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है इथाइन का एंड इथीन का। इथाइन और इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? सुनो, ये मैं बताता हूँ, ये मैंने बताया नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कर लेंगे, पता नहीं कैसे करें। चलो देखो, इथाइन देख लो पहले। इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आप बता देंगे। ईथ का मतलब 2 कार्बन एटम, और आइन का मतलब डबल से 2 कम, 2 का डबल, हाँ, C2H2 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन्होंने इसमें पता है क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना होगा, ये जो एक पेयर होता है ना, वो सिर्फ स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के डॉट आने चाहिए उसमें, ठीक है। कार्बन के बैलेंस में कितने होते हैं? दोबारा बोलो। कार्बन के बैलेंस में कितना होता है सर? कार्बन के 4, ये भी कोई पूछने वाली बात है। टेट्रावेलेंट कार्बन, अब जरा देखना। हाँ, अब ये सुन लीजिए, जैसे SO4 था और H था, तो इसके बीच में मैंने 2 कार्बन एटम का एक सिंगल बॉन्ड बता दिया था। तो जब मैं इथाइन की बात करूँगा,
जब हम इथाइन की बात करेंगे तो इथाइन में क्या होगा C2H2, इथाइन हो गया C2H2। अब C2H2 में हमें क्या करना है कि भाई C2H2 कार्बन कार्बन, ठीक है। इथाइन है तो मैं जानता हूँ दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। ये ठीक है। रुक जाओ भी, ठीक नहीं है। सर इसको इधर सर्कल H, करना पड़ेगा। रुको एक मिनट, इधर H आ गया। अब उसके बाद क्या है, रुक जाओ भी, काटो मत, काटो सर मत। काट ही रहा। ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर सिंगल बॉन्ड H। अब आपको जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड की जगह 2 डॉट लगा देने हैं बस, ठीक है। कैसे, इधर C है इधर H है, इसके बीच में 2 डॉट लगा दो। ऐसे यहाँ पर तीन सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब कितने बॉन्ड्स लगाएंगे, 6 लगाएंगे। तो वो ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये लगा दिया, ठीक। और ऐसे ही यहाँ पर 1 और 2 ये लगा दिया। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। तो जहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की जगह 2 डॉट लगा देना, वही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर बनाना जानते ही हैं सर मैं अगर यहाँ से स्ट्रक्चर से ड्राइव हो जाए सर ये क्या? बस ये। क्या मैंने भी ये अरे तुमने ऊपर नीचे करा था, मैं कंफ्यूज था, इसीलिए मैंने कहा था काटना मतलब। नहीं मैं उसके बाद देखो जरा, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा। सर इथीन का तो बना दो। इथीन का बना लो तुम। सर मैं क्या वो भी तो मैंने दुआ है। मुझे क्या पता, मेरे को सपना आ रहा है, मेरे को दिखाई दे रही है वहाँ से तुम्हारी कॉपी। बना दो ना। बना रही इथीन देखो, इथीन का क्या होगा, डबल एग्जैक्टली डबल। हाइड्रोजन कितना होगा, एग्जैक्टली डबल। तो C2H4, तो C डबल बॉन्ड C और फिर इधर डबल बॉन्ड सेटिस्फाई हो गया। तो भाई एक H इधर, एक H इधर, सिमिलरली एक H इधर, एक H इधर, ये हो गया। तो ये ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहीं पर कर लीजिए। कार्बन है, 2 डॉट इधर लगा दिए, ये H, 2 डॉट इधर लगा दिए, ये H, ठीक। उसके बाद 2 डॉट इधर और 2 डॉट इधर, 2 डॉट इधर और 2 डॉट इधर, बन गया। सही है भाई, एक्सपर्ट हो तुम। कह रहा हमें क्या पता। इसके नाम का मतलब है, निपुण का मतलब होता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट है ये। इस चीज में ये पता है। ये ढूंढना बताओ भाई किस चीज में, कौन इसको बड़ी जिज्ञासा है। मैं अरे बताया चलिए अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यार क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। Draw the possible isomers of the compound with molecular formula C3H6O and also give their electron dot structures C3H6O। अब आप ये देखो, सबसे पहले मुझे इसमें क्या करना होता है। अब इन्होंने क्या है ना कि इन्होंने वैसे ही बना रखा है, मुझे नहीं पता कि ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, क्या है, मैं नहीं जानता अभी। तो C3H6O इन्होंने बताया है, तो कार्बन तो यहाँ पर 3 ही है ना। पहली चीज़ तो ये कि कार्बन 3 है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए टोटल, डबल से 2 कम, डबल से 2 कम नहीं, सॉरी डबल से 1 ज़्यादा। एल्काइल ग्रुप के लिए एल्काइल ग्रुप होना चाहिए ना, तो क्या होना चाहिए देखो जरा। भाई हम तो अपने बस के फॉर्मूले क्या करेंगे, फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। एल्कोहल का फॉर्मूला है, आगे बढ़ गया है। ये कीटोन का हाँ जी देखिएगा, C3 क्या दिया, C3H6O, C3H6O। तो जरा 3 का डबल बताइए, 3 का डबल कितना हो गया, 6 हो गया, और उससे 1 ज़्यादा 7। हाइड्रोजन तो 7 यहाँ पर है नहीं, हाइड्रोजन 7 तो नहीं है, तो इसका मतलब आपको C3 नहीं लेना होगा। अब आप लेंगे C2, तो आप C2 ले लो, C2 ले लिया, ठीक है। नहीं अब मेरी बात शायद समझ में नहीं आ रही है।
देखिए अगर मैं बात करता हूँ अल्कोहल की, सर एक ज्यादा लेंगे C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये देखना है कि भाई कार्बन एटम कितने हैं। C2H5OH इथेनॉल हमने देखा, इसकी प्रॉपर्टीज भी देखी, तो आप ये देखिए यहाँ कार्बन एटम कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं यहाँ पर, H5 और एक 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो इसके डबल से ज़्यादा ही ज़्यादा होंगे, डबल से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। नहीं समझ रहे, हाइड्रोजन एटम डबल से ज़्यादा ही ज़्यादा होंगे, और कितने ज़्यादा होंगे, या तो एक ज़्यादा या 2 ज़्यादा, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे चाहिए क्या होता है, मुझे जैसे कोई भी कंपाउंड में लूँगा तो मुझे डबल से एक ज़्यादा वाला अलग निकालना होता है। डबल से एक ज़्यादा का मतलब क्या होता है, एल्केन होता है डबल से 2 ज़्यादा। तो उसमें से आपने एक हाइड्रोजन अगर निकाल लिया तो क्या बचा, डबल से एक ज़्यादा बचा, नहीं समझे। C2H5, C2H6 क्या हो गया भाई, इसका डबल क्या हो गया, 4, और 4 से 2 ज़्यादा कितना हो गया, 6। तो मुझे उसमें से एक हाइड्रोजन गायब कर देना है, तभी तो वो एल्काइल बनेगा। तो आप ये देखो यहाँ पर C3H6O दे रखा है, तो 3 क्या हो गया, कार्बन एटम 3, और हाइड्रोजन कितना होगा, डबल से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो डबल से एक ज़्यादा मतलब कितना, 7 हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ पर। तो फिर C3 वाला तो फ्लॉप हो गया, ये तो बात नहीं बनेगी। तो फिर आप क्या करें, C2 लेंगे, और C2 के साथ में आपको क्या मिला, डबल से एक ज़्यादा चाहिए, डबल से एक ज़्यादा तो 5। अब एक हाइड्रोजन बच गया, आपने यहाँ से एक कार्बन भी छोड़ दिया, आपने यहाँ से एक हाइड्रोजन भी छोड़ दिया, और एक ऑक्सीजन भी छोड़ दिया, CHO। और CHO क्या होता है, एल्डिहाइड है ना। लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, उसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ तो लिख दिया CHO, यार लगातार बात करें, बोलना ज़रूरी है क्या, बाकी बच्चे समझने की कोशिश करें। C2H5 क्या हो गया, CH3, CH2, और फिर ये जो CHO है ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये स्ट्रक्चर होता है CHO का, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। मेरी बात समझ में आ गई। तो कभी भी वो ऐसे ना कंबाइन करके दे देंगे आपको, जैसे C3H6O दे रखा है, तो आप ये देखोगे कि एल्काइल ग्रुप कैसे बन रहा है। एल्काइल ग्रुप हमेशा कैसे बनेगा, कार्बन के, क्यों कहीं पर कुछ प्रॉब्लम बताऊँ, तो एल्काइल ग्रुप कैसे बनेगा कि जो हाइड्रोजन एटम है वो कार्बन के डबल से एक ज़्यादा हो, बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला देखिएगा, तो ये हमारा बन गया, सबसे पहली चीज़ तो ये हमारा बन गया 1 2 3। तो 3 का मतलब प्रोपेनल बन गया। हम ये बोल रहे हैं कि ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स, आपको प्रोपेनल के पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं। तो इसके आइसोमर्स किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, ये आइसोमर वाला इसका छोड़ दीजिए, 2013 का है ना ये, क्योंकि हाँ 2013 का है, तो इसके आइसोमर्स नहीं है हमारे पास, सिर्फ सैचुरेटेड वालों के ही हैं, है ना। तो इसको छोड़ दीजिए। चलिए 2013 का ये अगला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार। डिफाइन होमोलॉगस सीरीज, एग्जामिन इट विद एन एग्जांपल, विल देयर बी एनी चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, गिव रीजन फॉर योर आंसर। छोड़ दो, ये तो कर लेंगे। होमोलॉगस सीरीज की 3-4 प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। मतलब 5 से 5 लिख के आनी पड़ेगी पूरी। अरे नहीं, एक का टेबल, एक ही टेबल बना देंगे। एल्केन्स कैसे बना दो एग्जांपल। अरे एग्जांपल नहीं, वो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी की वाली हो गई, एक केमिकल प्रॉपर्टी वाली प्रॉपर्टी हो गई, एक हो गई कि 14 U का डिफरेंस होता है, एक हो गई कि CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। 4 भी लिख देंगे चलेगा। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। राइट द नेक्स्ट हायर ऑर्डर होमोलॉग्स ऑफ CH2O, C2H2, C2H5, COOH। CH2O बताओ जरा क्या है, CH2 ही प्लस करना है ना। रुको तो सही है। CH2O ये क्या है, सोचो भाई, कार्बन एटम एक है, कार्बन एल्डिहाइड होगा शायद, हेलो है। बाकी बच्चे बता दो भाई। एल्डिहाइड होगा, सबसे एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड ही होगा, एल्डिहाइड होगा। सही है। कैसे हो गया एल्डिहाइड, क्यों, क्योंकि कार्बन उसका पहले से दिया हुआ होता है और एक H लगाना होता है सिर्फ। और आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मेरा वो फंडा काम ही नहीं कर रहा है,
कि मैंने कार्बन तो यहाँ पर टोटल मेरे को कितना दिखाई दे रहा है, एक। मुझे एल्काइल बनाने के लिए क्या करना है, डबल से एक ज़्यादा करना पड़ेगा ना। तो एक का डबल कितना हो गया 2, और 2 से एक ज़्यादा कितना हो गया 3। तो यार CH3 तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो CH3 नहीं दिखाई दे रहा, तो एक कार्बन एटम काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, एक कार्बन एटम से कम कितने कार्बन एटम, 0। एक भी कार्बन एटम नहीं, तो H निकाल लो फिर अलग, H अलग निकाल लिया, क्या बचा CH, और CHO क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, मीथेनॉल। अगले दोनों आप बताई दोगे, अगले दोनों देख लो जो दे रखे हैं। अगले दोनों क्या है, C2H2 क्या होता है बोलो, C2H2 क्या होता है, इथाइन होता है ना, डबल से 2 कम, हाइड्रोजन एटम डबल से 2 कम। तो वो बोल रहे हैं कि राइट द नेक्स्ट हायर ऑर्डर होमोलॉग्स। तो नेक्स्ट हायर ऑर्डर होमोलॉग्स का मतलब क्या हो गया कि इससे अगला वाला आपको बताना है। तो C2H2 से जस्ट अगला वाला क्या हो जाएगा, ये इथाइन है तो वो प्रोपाइन बताना है, उसका बना दीजिए स्ट्रक्चर और फॉर्मूला। उसके बाद देखिए फिर है C2H5COOH। C2H5COOH क्या हो गया, ये बिल्कुल सही, एसिटिक एसिड कैसे हो गया वो, C2H5COOH ये हो गया हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेनोइक एसिड, और उसके बाद अगला बताना है, तो अगला क्या हो जाएगा C3H7CO, ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। हाँ जी जरा बताना, क्वेश्चन नंबर 11 जरा बताइए, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट वाला बताओ CH3CH2Br, बता दो ऐसे, CH3CH2Br, ब्रोमो इथेन, भाई 2 कार्बन एटम है ना, ब्रोमो इथेन। उसके बाद अगला बताइए, सेकंड है H, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, मीथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड, कुछ भी बोलिए, कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद अगला है थर्ड बताओ, एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब तो एल्काइल हो गया ना, और 1 2 3 4 5 6 हेक्साइन। आप जी 12th वाला बताओ जरा, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट है C डबल बॉन्ड दे रखा है बीच में C डबल बॉन्ड, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, तो क्या हो गया प्रोपेनॉन। उसका सबसे छोटा मेंबर भी 3 कार्बन एटम का होता है, तो प्रोपेनॉन हो गया। अगला देखिएगा CH3 CH2 CH2 CHO, तो 1 2 3 4 कार्बन एटम है, ब्यूटेनॉल। अगला देखिएगा H, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, तो COOH, कौन सा, ब्यूटेनॉइक एसिड। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है, करिए फिर ये ट्राई, है ना, कल टेस्ट में मिलता है, ठीक है। क्या ये सुन लिया था तो पूछा क्यों, कंफर्म करने के लिए, ये देख रहा था कि कुछ